डियर स्टूडेंट्स, आज से एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस आप सबों के बीच उपस्थित है। ये स्पेशली सीटीपीओ और सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि इसके क्वेश्चंस इक्वली सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के क्वेश्चंस। तो आप इसे बनाएं। ये 30 प्रश्नों का एक संग्रह है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जीके के साथ करंट अफेयर्स के भी चुने हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे बनाएं और देखें ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। अपने कमेंट्स ज़रूर लास्ट में दें ताकि हमें पता चले कि आपको ये सेट कैसा लगा। आइए देखते हैं इस पहले सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष संसद से पास हुआ? 2004, 5, 6 या फिर 7? तो इसका आंसर है 2005। जून 2005 में ये संसद से पास हुआ और उसी साल 2005 में ही ये भारत में लागू भी हो गया। आज का दूसरा प्रश्न, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी यानी इंडियाज फर्स्ट गोल्ड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? आपने तेल की रिफाइनरी सुना होगा, ये गोल्ड रिफाइनरी है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। शिरपुर, धुले डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में यह स्थापित किया जा रहा है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है। यहाँ ये भी आप जान लें कि दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी वोल्केम्बी स्विट्जरलैंड में है। आज का तीसरा प्रश्न, विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी या फिर हिंदी? सेकंड। तो इसका आंसर है बी, स्पेनिश। फर्स्ट स्पोकन लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोली जाती है वो मैंडरिन के बाद यानी चाइनीज़ भाषा के बाद सेकंड पोजीशन पर स्पेनिश है। तीसरे पोजीशन पर अंग्रेजी और चौथे पोजीशन पर हिंदी है। आज का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है यानी मिसमैच्ड है? लुधियाना सतलज नदी पर, नासिक गोदावरी नदी पर, सूरत साबरमती नदी पर, कोटा चंबल नदी पर? इसमें से कौन मिसमैच्ड है? तो इसका आंसर है सी, सूरत। सूरत साबरमती नदी नहीं बल्कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर यह भी आप याद रखें कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। तो ताप्ती और राप्ती का डिफरेंस आप समझ लेंगे, सूरत ताप्ती जबकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। आज का पांचवा प्रश्न, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान यानी सेंट्रल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या फिर मुंबई? तो इसका आंसर है सी, हैदराबाद। छठा प्रश्न, उपनिषदों की टोटल संख्या यानी कुल संख्या उपनिषदों की टोटल उपनिषद कितने हैं? आपको बताना है 75, 90, 100 या फिर 108? तो इसका आंसर है डी, 108। 108 उपनिषदों की टोटल संख्या है। सातवां प्रश्न, महात्मा बौद्ध धर्म का विश्वास किसमें है? आपको बताना है कि ये विश्वास किस में है यानी बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में, ईश्वर में, आत्मा में या फिर हिंसा में? सोच लें। तो इसका आंसर है ए, पुनर्जन्म में। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है यानी न ईश्वर को मानता है न आत्मा को। हिंसा पर तो बिल्कुल ही इसका विश्वास नहीं है। आठवां प्रश्न, किस सुल्तान ने भारत में फारसी नववर्ष नवरोज़ को मनाने की शुरुआत की? यह पारसी लोगों का मूल स्थान फारस यानी ईरान है। तो वहाँ ये नवरोज़ त्यौहार मनाया जाता था। नए साल का त्यौहार है जो फारस में पारसी लोग मनाते थे। तो आपको बताना है कि इंडिया में किस सुल्तान ने ये नवरोज़ मनाने की शुरुआत की नए साल नवरोज़ के रूप में? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन चूँकि दिखावे में बहुत विश्वास करता था, वह गुलाम था, तो उसने नई नई बातों को जिसमें तड़क भड़क ज़्यादा था, दिखावा था, उसमें बलबन विश्वास करता था। उसी के तहत इसने नवरोज़ नाम के नए त्यौहार जो फारसी त्यौहार मनाने की शुरुआत की। 9वां नंबर, भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी
इंटरेस्टिंग है इसके लाइन को ध्यान रखना है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज, आरंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल कौन सा था? गोवा, कोचीन, बम्बई। याद रखें उस वक्त मुंबई नहीं बम्बई बुलाया जाता था, या फिर सालसेट। तो इसका आंसर है बी, कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली राजधानी स्थापित की, पहली कोठी भी स्थापित की। 10वां प्रश्न, बम्बई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसने स्थापित की? प्रथम महिला विश्वविद्यालय, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले, डी.के. कर्वे या फिर ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसका आंसर है सी, डी.के. कर्वे। आज का 11वां प्रश्न, शांत सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, चंद्रमा पर या फिर अंटार्कटिका पर? तो इसका आंसर है सी, चंद्रमा पर। चंद्रमा का वह भाग जिसे हम नहीं देख पाते, अंधेरा में छिपा होता है, यह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। पहले कुछ लोग इसे घाटी समझते थे। इंटरेस्टिंगली पहला मानव अभियान जब चांद पर पहला मानव उतरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उसने इसी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 से चंद्रमा पर उतरा था और ये मानव का पहला कदम था चंद्रमा पर, 1969। 12वां प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं? इसकी चमक के कारण इसे मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस भी यानी प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इतना ये ज्वालामुखी चमकता है, बराबर फूटता रहता है। स्ट्रैम्बली, कोटोपैक्सी, एटना या फ्यूजियामा? तो इसका आंसर है ए, स्ट्रैम्बली। आज का 13वां प्रश्न, तेज हवा और आंधी लाने वाली काल बैसाखी किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? काल बैसाखी, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर है डी, डी फॉर डॉग, पश्चिम बंगाल। 14वां प्रश्न, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिग्मी ट्राइब, अमेज़न घाटी, कोंगो घाटी, मिसिसिपी घाटी या फिर राइन नदी घाटी? तो इसका आंसर है बी, कोंगो घाटी। अफ्रीका में कोंगो में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जबकि अमेज़न में, पेरू, ब्राज़ील में बोरा जनजाति पाई जाती है। ये दोनों प्रश्न हमेशा एग्जाम में दिखाई देते हैं, आपको याद रखना चाहिए। 15वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अबरख उत्पादन में प्रथम है? माइका प्रोडक्शन में विच ऑफ द स्टेट्स इज ऑन द टॉप? अबरख में, माइका में, बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हो गया डी, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। 16वां प्रश्न, बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन्स, जो चाइल्ड में खासकर 4 साल से नीचे के बच्चों में दरअसल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206, 225, 250 या फिर 300? तो इसका आंसर है डी, 300। मानव में दरअसल ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। चूँकि शुरुआत दिनों में हड्डियां अलग अलग जॉइंट के रूप में होती हैं और आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और इसलिए हड्डियों की संख्या तब कम हो जाती है। आज का 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से यानी इमिशन से किसी एलिमेंट की जो एटॉमिक परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है? कौन सा इमिशन होगा जिससे एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1? अल्फा कण, बीटा कण, बीटा पार्टिकल इमिशन, अल्फा पार्टिकल इमिशन, प्रोटॉन इमिशन या फिर न्यूट्रॉन इमिशन? तो इसका आंसर होगा बीटा पार्टिकल, बीटा कण के। याद रखें कि अल्फा कण के इमिशन से परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है, जबकि परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाती है। जबकि बीटा कण के इमिशन से परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। तो आज का 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है? कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट?
तो इसका आंसर है ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। 19वां प्रश्न, क्षेत्र शोधन विधि यानी जोन रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा किसका रिफाइनिंग किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है? धातुओं का, अधातुओं का, रंगों का, या फिर वाटर का, जल का, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स, कलर, या फिर वाटर का, किसका रिफाइनिंग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, मेटल्स। मेटल्स को जब गर्म करते हैं हीटर में तो मेटल्स में अशुद्धियां जो हैं वो पिघल कर एक जगह नीचे जम जाती हैं क्षेत्र विशेष में, इसीलिए इसे जोन रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। 20वां प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि की चाल वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, किस में अधिक होगी? ड्राई एयर में, शुष्क वायु में, हाइड्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर पानी में? वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम किस में? तो इसका आंसर होगा डी, पानी में। डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई मेटल होता तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता। यहाँ पर बाकी तीनों गैस हैं जबकि पानी लिक्विड है, तो डेंसिटी यहाँ पर पानी का ज़्यादा हो गया, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड, जबकि हाइड्रोजन में 1270 मीटर पर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड, जबकि पानी में 1450, लगभग 1450 मीटर पर सेकंड, यानी सबसे ज़्यादा। 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार एग्जाम में आता है, आप लोग जानते भी शायद होंगे। 1963 में, 75 में, 82 में, या फिर 90 में? तो इसका आंसर है सी, 1982। आज का 22वां प्रश्न, मुद्रास्फीति की स्थिति में यानी जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, महंगाई की स्थिति होती है, तो किसे इससे लाभ मिलता है? महंगाई में, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होगा? ऋणदाता को जो कर्ज देता है, ऋणी को जो कर्ज लेता है, या फिर सरकारी बॉन्ड धारक को, जो सरकार अपनी बॉन्ड जारी करती है और हम उसमें इन्वेस्ट कर उस पेपर के रूप में बॉन्ड को लेते हैं, वो, या फिर किसान? तो इसका आंसर है बी, ऋणी, जो कर्ज लेता है। क्योंकि मुद्रास्फीति में मनी का वैल्यू गिर जाता है, तो कर्जदार जब उसने पैसा लिया था तब उसका वैल्यू ज़्यादा था, अभी जब वो पैसा देना चाहेगा तो इसका वैल्यू बहुत कम है, तो ऋणी को ये लाभ होता है, वो चाहेगा कि अपने कर्ज को इस समय उतार दे, चूँकि पैसे का वैल्यू इस समय कम हो गया है। 23वां प्रश्न, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में, पाठ में उपस्थित है, वर्णित है? फंडामेंटल राइट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या फिर पार्ट 5? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3, भाग 3 में मूल अधिकार। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ये बराबर एग्जाम में आता रहता है। तो ये आपका 23वां प्रश्न। आइए अब आज के 24वें प्रश्न को देखते हैं, कौन सा है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होती है? 252, 250, 238 या फिर 230? मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 250। यहाँ ये भी आप याद रखें कि 238 तो राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 250। जबकि लोकसभा में टोटल 552 होती है संख्या, 550 राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से, जबकि 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 250, बी बॉय। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको बताना कौन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, या फिर संघ लोक सेवा आयोग? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संघ लोक सेवा आयोग। याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि संविधान में जिसका का प्रावधान था, जबकि बाकी कानून के द्वारा बाद में निर्मित किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुई थी, इसके वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, जस्टिस HL दत्तू। जबकि संघ लोक सेवा आयोग 1926 में ही इसकी स्थापना हुई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ये संवैधानिक संस्था है, इसका बाद में नाम पड़ा संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन डेविड सिमलिए हैं। आज का 26वां प्रश्न, करंट का,
अब ये 5 प्रश्न करंट से संबंधित आएंगे। 26वां प्रश्न, नई अंतरिक्ष नीति के तहत किस देश ने स्पेस फोर्स के गठन की घोषणा की है? स्पेस फोर्स यानी अंतरिक्ष सेना, किसने नई अंतरिक्ष नीति के तहत इसकी घोषणा की है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर इजराइल? तो इसका आंसर है ए, अमेरिका। अमेरिका ने स्पेस में जो कचरा है, स्पेस में फैलता जा रहा पॉल्यूशन, उससे अपने जो उसके सैटेलाइट्स हैं या उसकी सारी परियोजनाएं हैं उसको किसी तरह का व्यवधान न पहुंचे, उसके लिए इसने स्पेस फोर्स के गठन की घोषणा की है। 27वां प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 यानी विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये रिसेंट जारी हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इस बार बीपीएससी में भी पीस इंडेक्स से एक प्रश्न आया था। यहाँ पर भी आपको पीस इंडेक्स पूछा जा रहा है, इसमें भारत का स्थान बताना है। 122, 131, 137 या फिर 143, 143। तो इसका आंसर है सी, 137। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, ये ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, वो इस तरह का ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करती है। इसने टॉप पोजीशन दिया है 2018 में आइसलैंड को, जबकि सीरिया को सबसे लोएस्ट पोजीशन है। 28वां प्रश्न, मार्च 2018 में भारत और फ्रांस के बीच किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को स्वीकृति मिली हुई? यानी फ्रांस के साथ भारत ने MOU किस क्षेत्र में हाल ही में साइन किया है? खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद समस्या या फिर बुलेट ट्रेन तकनीक? तो इसका आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। आप जानते हैं कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है। फ्रांस ने 2040 तक घोषणा की है कि वह सभी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को बंद कर देगा। इससे पहले पर्यावरण पर पेरिस सम्मेलन भी हो चुका है, तो फ्रांस इस तरह के पर्यावरण संबंधित मामलों में सबसे आगे है। 29वां प्रश्न, RBI द्वारा जून 2018 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाय मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रेपो रेट बहुत इंटरेस्टिंगली सिर्फ रेपो रेट में बदलाव किया गया। अब रेपो रेट जून 2018 के अनुसार क्या हो गया है? 5.75, 6.00, 6.25 या फिर 6.50? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25। ये आने वाले सभी एग्जाम्स 2-3 महीने के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट आपको याद रखना है, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक के पास पैसा रखती है तो रिजर्व बैंक उस पर एक ब्याज लेता है जिसे रेपो रेट कहते हैं। ये कम अवधि के लिए होता है, 1 महीना, 1 सप्ताह या कुछ दिनों के लिए, नहीं तो फिर बैंक दर कहते हैं लंबी अवधि के लिए। आइए 6.25 इसे आपको याद रखना है। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एशिया का पहला ब्लू फ्लैग टैग किस राज्य का समुद्री तट होगा? एक नया क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग टैग किस राज्य के समुद्री कोस्ट को ये टैग मतलब होता है नत्थी, ये मिलेगा ब्लू फ्लैग? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? तो इसका आंसर है डी, ओडिशा। आप ध्यान रखें कि ब्लू फ्लैग टैग का मतलब होता है वैसा समुद्री तट जहां पर पर्यावरण से संबंधित और समुद्री स्वच्छता यानी सी क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस का ख्याल रखा जाता है, यानी साफ सुथरे तट को ब्लू फ्लैग तट कहते हैं। ये एक परियोजना है, 2017 में भारत ने शुरू किया है ब्लू फ्लैग परियोजना। ये समुद्र तट की साफ सफाई और उसकी स्वच्छता से संबंधित है। तो ओडिशा का चंद्रभागा समुद्र तट भारत का पहला ब्लू फ्लैग टैग लगा हुआ तट घोषित किया गया। हालांकि भारत ने कुल टोटल ऐसे ब्लू फ्लैग तट की परियोजना को अपनी स्वीकृति दी है। तो आज के इस पहले सेट के इस 30 क्वेश्चन की समाप्ति यहीं पे होगी। आपको ये कैसा लगा अपने कमेंट्स दें, और पसंद आया तो लाइक भी कर दें, और यहीं पर मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर।